प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं विनोद और आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की पहली कक्षा में स्वागत है। किसमें? वर्ण विचार की पहली कक्षा में स्वागत है। क्या वर्ण विचार, यदि वर्णमाला की हम बात करें तो क्या कर सकते हैं? भाषा के जो प्रमुख तीन अंग हैं, कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों में सबसे पहले नंबर पर आता है वर्ण। एक एक करके बस 5 से 7 मिनट में सारी चीज़ें समझ लेंगे। भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुई? भाषा की उत्पत्ति हुई भाष धातु से। कहाँ से? भाष धातु के, संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई है। अब उसके बाद यदि हम व्याकरण पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? वर्णमाला आना चाहिए। और वर्णमाला किससे बनता है? वर्णमाला के 2 पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसी में यदि एक और बात करें हम, तो यह जो ध्वनि होते हैं ना, इन ध्वनियों का जो लिपिबद्ध जो लिपिबद्ध रूप होता है वही क्या होता है? वही वर्ण होता है। उसके बाद क्या करें प्यारे साथी? यदि हम भाषा के और अंगों पर विचार करें तो क्या यह जो वर्ण है जिसको आज हम देख रहे हैं, शब्द क्या है और वाक्य क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। और भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वह क्या होती है? लिखित इकाई या सांकेतिक रूप, वह वर्ण होता है। और भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है, सार्थक मतलब अर्थ सहित, वह क्या होता है? तो वह शब्द होता है। तो यह तीनों बातें आप देख रहे हैं, ध्वनि, वर्ण और शब्द। यह क्या है? यह भाषा के अंग हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या सांकेतिक इकाई है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो वह होते हैं शब्द। अब यदि हम देखें तो वर्णमाला में प्यारे साथियों अक्षर कितने होते हैं? तो वर्णमाला में अक्षर होते हैं 53। पहले कितने होते थे? पहले 52 होता था। और यदि इस वर्णमाला को हम विभाजित करके देखें तो क्या देखेंगे? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी? 33। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। आप कहेंगे सर 11 और 33 जोड़ दें तब भी तो 44 ही आ रहा है, और आप तो बता रहे थे कि वर्णमाला में 53 अक्षरों की, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 53। तो चलिए एक एक करके विभाजित करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? पहले स्वर का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो स्वर सामान्यतः हिंदी में मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रीस्व स्वर, ह्रीस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, ह्रीस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। एक इसी स्वर के वर्गीकरण में देख लें तो इसे 2 रूपों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर में, कौन से? मूल स्वर में, और दीर्घ या संयुक्त स्वर में। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4, यानी अ, ई, उ और री। यह 4 कौन से हैं? यही मूल स्वर हैं, और यही लघु स्वर हैं, यही ह्रीस्व स्वर हैं, और यही एक मात्रिक स्वर भी हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं या संयुक्त स्वर कौन से हैं भाई? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह 7 स्वर कितने होते हैं? 7 और 4 मिला दें तो टोटल जो है स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। 11 के बाद जो है बचपन में हम 2 चीज़ें और पढ़ते थे, अंग और अह। इनको जो है अयोगवाह कहते हैं। किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह कहा है। अयोगवाह का मतलब यहाँ हुआ कि अंग और अह को किशोरीदास वाजपेयी ना ही स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। आगे चलते हैं। ह्रीस्व स्वर क्या है भाई? तो ह्रीस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रीस्व मतलब होता है छोटा, कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में क्या होता है? तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रीस्व स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रीस्व स्वर के अपेक्षा या ह्रीस्व स्वर के यदि तुलना करें तो ह्रीस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो क्या कह सकते हैं? जैसे आ, आ क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गया। और उसी प्रकार जैसे राम, तो यह क्या हो गया? त्रिमात्रिक, यानी त्रिमात्रिक, यानी 3 गुना समय लगता है। आगे चलें, यदि व्यंजनों का वर्गीकरण देख लें, 5 मिनट में ही सारा समझेंगे मेरे दोस्त। व्यंजनों का वर्गीकरण देखकर क्या करेंगे? जैसे स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से म तक क्या करेंगे? यही हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क से लेकर जो है म तक कितने हो गए? 25 हो गए। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
इसी में एक आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये पूछ दे कितने होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कुल होते हैं 4, च, छ, ज, झ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं मेरे भाई, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और इन्हीं चारों को, ऊष्म व्यंजनों को ही क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, यह भी 4 ही होते हैं, छ, त्र, ज्य और स्र, यानी यह 4 हो गए। उसके बाद द्विगुण व्यंजन हो गए, द्विगुण व्यंजन कितने हुए, 2 हो गए। रामगढ़, गब्बर याद कीजिए, रामगढ़ में जो ड़ है और उसके बाद सड़क में जो ड़ है, इन दोनों को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। उसके बाद मेरे दोस्त एक आता है विशिष्ट व्यंजन, जो अभी अभी जोड़ा गया है, जिसे मिलाकर जो है कितने हुए हैं, टोटल 53 हुए हैं। तो अब देख लीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, यह परिभाषा बार बार पूछी जाती है। तो क्रमबद्ध वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अच्छा याद करना चाहें तो याद कर लें, क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 53 कैसे हुए, स्वरों की संख्या 11, अयोगवाहों की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और विशिष्ट व्यंजन 1, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 53। अब जो है बात करें हम, तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, यह भी देख लें। कहते हैं व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है, क्या, जो क वर्ग है वह कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। जो च वर्ग है कहाँ से बोला जाता है, वह तालु से। ट वर्ग जो है वो कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, वह दंत से। और प वर्ग कहाँ से बोला जाता है मेरे दोस्त, वह बोला जाता है ओष्ठ से। उसके बाद कंठ में और कौन, अ और आ भी बोला जाता है। यह तालु में और कौन से, ई, य और श, यह भी बोला जाता है। ट वर्ग में के बाद जो है, यह जो दोनों उच्चित व्यंजन हैं उनका भी जो है उच्चारण स्थान मूर्धा ही है और एक मूर्धन्य स हो गया। उसके बाद जो दंत वर्ग है उसी में त, थ, द, ध, न के बाद ल और दंत स भी बोला जाता है। ओष्ठ में ही प, फ, ब, भ, म के बाद उ और उ भी बोले जाते हैं। देख लो, 2 बच गए थे, ए और ऐ, इन्हें कंठ तालु कहते हैं, कंठ तालु। ओ और औ, इनको कंठ ओष्ठव, कंठोष्ठव कहते हैं। वह क्या होता है मेरे भाई, वह दंत और ओष्ठ दोनों से मिला के दंतोष्ठव इसे कहते हैं। न, य, ड़, न, म, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। और अंग और अह, इन्हीं को अनुनासिक कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को अनुनासिक कहा जाता है। एक बार इसमें और पूछते हैं, स्वर तंत्री के अनुसार कौन कौन से, तो स्वर तंत्री के अनुसार कौन से, एक होता है अघोष व्यंजन, एक होता है सघोष व्यंजन। अघोष किसे कहते हैं, 12 को अघोष कहते हैं। 12 आपका क्या कहेंगे, 12 प्लस, ट्रिक याद कर लो, 12 प्लस सारे उस व्यंजन किसमें होते हैं, अघोष में। 12 मतलब हुआ कि अपने वर्ग का पहला अक्षर और अपने वर्ग का दूसरा अक्षर। सघोष किसे कहते हैं, तो 345 प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन। कौन से, सभी अंतस्थ व्यंजन। तो तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, यह अघोष कहे जाते हैं। जैसे लिख के यदि देख लें, क क्या है, क पहला वर्ण है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, घ चौथा है, न पांचवा है। तो क और ख अघोष हो जाएंगे, ग, घ, अंग, यह 3 जो वर्ण है, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, यह क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। सघोष को ही मृदुल वर्ण भी कहा जाता है संस्कृत में, और अघोष को क्या कहा जाता है, परुष यानी कि कठोर वर्ण भी कहा जाता है। आगे चलें, सघोष व्यंजनों को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा, जो आपको मैंने अभी समझा दिया। उसके बाद एक आता है, इसमें पूछे जाता है बार बार जी, यहाँ से प्रश्न आता है कि अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। ट्रिक बता देता हूँ, याद कर लो। 135 अल्पप्राण होता है, 24 महाप्राण होता है। और उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब कौन से, य, र, ल, व। और सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से, स, मूर्धन्य स और स, यह क्या है, यह महाप्राण में आते हैं। और जितने भी सभी स्वर किसमें होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण में होते हैं। अब आप कहेंगे सर 135 और 24 का मतलब क्या है, तो वही मतलब है, अपने वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। अपने वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर जो है क्या होता है, यह महाप्राण होता है।
अल्प प्राण मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम, प्राण मतलब संस्कृत में होता है वायु, यानी अल्प प्राण मतलब होता है कम वायु, और महाप्राण मतलब होता है ज़्यादा वायु। जिस अक्षर को मुंह से बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, और जिस अक्षर को बोलने में कम जो है वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। यह रहा प्यारे साथियों, पूरे वर्ण विचार को पूरा विभाजित करके मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है, क्या बताना है? आपको कमेंट करके बताना है कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, तो आप इसी तरह से जुड़ते रहें। धन्यवाद।